हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट मेनिया में। आज की मार्केट की गिरावट देख करके आप लोगों का पसीना छूट गया होगा कि आखिर इतना टाइम हो गया मार्केट उठ क्यों नहीं रहा। तो दोस्तों, इसका कारण है स्टैगफ्लेशन। अब आप कहोगे अभी इन्फ्लेशन खत्म हुआ नहीं कि आप स्टैगफ्लेशन की बातें करने लगे। अरे पहले हमें इस इन्फ्लेशन से तो निपट लेने दो, फिर ये स्टैगफ्लेशन की बातें बाद में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो टेंशन इस टाइम पे गवर्नमेंट के दिमाग में है ना, वो यही है कि कहीं हम स्टैगफ्लेशन की तरफ न बढ़ जाएं। अब आप कहोगे स्टैगफ्लेशन होता क्या है, किन कारणों से स्टैगफ्लेशन होता है। देखिए, स्टैगफ्लेशन जो है ना, वो इन्फ्लेशन की बदतर कंडीशन है। मतलब जब इन्फ्लेशन बिगड़ जाता है और कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो वो स्टैगफ्लेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार कोई कंट्री की इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन में चली गई ना, तो फिर उसे रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही टेंशन गवर्नमेंट को खाई रहती है। इसीलिए गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को तुरंत कंट्रोल करना चाहती है। देखिए, स्टैगफ्लेशन को मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और आप हर महीने का 20,000 रुपये खर्चा करते हैं। अब आप कितना रुपए बचाएंगे? 30,000 रुपये। मतलब अगर आप 50,000 की तनख्वाह है, 20,000 रुपये आप जो है खर्चा करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप 30,000 रुपये की बचत करते हैं। पर अगर आप वही सोचिए कि इन्फ्लेशन आ जाता है, चीज़ों की महंगाई बढ़ जाती है, तो अब आप क्या करोगे? जहाँ 20,000 खर्च होते थे वहाँ 22,000 या 25,000 तक खर्च होने लग जाएंगे। और आपकी जो सेविंग्स है वो घट करके 28,000 या 25,000 हो जाएगी। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से आपकी सेविंग्स पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। पर वहीं बात करें स्टैगफ्लेशन की, तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है दोस्तों कि मान लो जी आपकी पहले तनख्वाह थी 50,000। अब क्या हुआ? या तो आपकी नौकरी चली गई या आपकी तनख्वाह ही कम हो गई। तो दोनों ही स्थिति में आपके खर्चे तो कम नहीं होने वाले, खर्चे तो उतने ही रहने वाले हैं। और आपके क्या होगा कि समस्या हो जाएगी। मान लीजिए आपकी नौकरी चली जाती है, तो क्या होगा? आप खर्चा कहाँ से करोगे? आपकी जो पुरानी सेविंग्स है ना, वो भी अब खत्म होने चल जाएगी धीरे धीरे। तो उस स्थिति के बारे में सोचिए। जो डर आपको लग रहा है ना दोस्तों, सोच के, वही स्थिति होती है स्टैगफ्लेशन। वही डर होता है स्टैगफ्लेशन का। पर एज ए कंट्री हम जो बात कर रहे हैं, या एज ए कंट्री बात कर रहे हैं, तो स्टैगफ्लेशन उस अवस्था को कहते हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, इकोनॉमिक डाउन टर्न हो जाता है, स्पेंडिंग भी कम हो जाती है और प्राइसेस वो तो आसमान छूने लग जाती हैं। जबकि इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ती हैं तो साथ के साथ स्पेंडिंग भी बढ़ती है। तो उससे होता क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूसली रहती है और अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। मतलब महंगाई में एम्प्लॉयमेंट की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, एम्प्लॉयमेंट रहता है महंगाई में। जबकि स्टैगफ्लेशन में एम्प्लॉयमेंट ही चला जाता है दोस्तों। ये सबसे बड़ा दुखों का कारण है स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर ये सही टाइम पे गवर्नमेंट ने स्टेप नहीं उठाया, तो ये इन्फ्लेशन आगे स्टैगफ्लेशन में बदल सकता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन में कन्वर्ट कैसे हो गया या हो जाता है। मतलब इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन में कन्वर्ट कैसे होता है? तो देखिए, इसका कोई एक कारण नहीं होता। जब भी कभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो स्टैगफ्लेशन की समस्या खड़ी हो जाती है। आज की जो समस्या है ना इन्फ्लेशन की, वो बहुत ज़्यादा है। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि यूएस में 40 साल का सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच चुकी है महंगाई। यूएस एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है दोस्तों। इंडिया में इन्फ्लेशन नॉर्मल माना जाता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी इन्फ्लेशन के साथ ही चलती है, हमारे ज़्यादा दिक्कत नहीं। पर डेवलप्ड कंट्रीज में कोई बचत वचत का कंसेप्ट नहीं होता, वो सीधा खर्च करते हैं क्योंकि उन्हें पता है हमारे देश में महंगाई नहीं होने वाली, ज़्यादा महंगाई नहीं होने वाली, इसलिए वो मस्ती से पैसा खर्च करते हैं। अगर वहाँ पे 8% की इन्फ्लेशन रेट हो जाती है, जो कि अभी हो चुकी है, जो कि 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच चुकी है यूएस मार्केट में, वो बहुत ही भयावह है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अभी सिचुएशन और वर्स्ट हो सकती है और मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है। अब इन्फ्लेशन के बहुत ज़्यादा बढ़ने का कारण तो आप सबको पता ही है। कभी कोरोना आ जाता है, तो कभी रशिया यूक्रेन वार, तो कभी ग्लोबल फूड क्राइसिस, और न जाने कभी चाइना ताइवान पर आक्रमण कर दे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सभी पैरामीटर्स मिल करके महंगाई को चरम सीमा पर ले जा रहे हैं और उसी से स्टैगफ्लेशन की समस्या आ गई है। अब अगर इन्फ्लेशन को रोका नहीं गया, समय रहते रोका नहीं गया ना दोस्तों, तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। और ये समस्या कोई इंडियन मार्केट की नहीं है, ये समस्या अभी तो पूरी दुनिया की समस्या है। आज के समय अमेरिका, यूरोप समेत विश्व स्टैगफ्लेशन से जूझ रहा है और उसी के डर से एफआईआईज लगातार पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि एफआईआईज हमेशा ट्रबल के समय पैसा अपने पास डॉलर में रखना चाहते हैं, क्योंकि डॉलर एक स्टेबल करेंसी है। तो ये इसी वजह से एफआईआईज आप देख रहे हो कंटिन्यूसली पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिचुएशन समझ में आ गई कि आगे चल के यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट दोनों में स्टैगफ्लेशन की समस्या आने के 99% चांस है दोस्तों। और एफआईआईज लगातार इसी वजह से अक्टूबर 21 से पैसा निकाल रहे हैं। पर खुशी की बात यह है कि जहां एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं, वहाँ डीआईआईज पैसा उतना ही पैसा पंप इन कर रहे हैं मार्केट में, इसलिए मार्केट थोड़ा स्टेबल है। जब डीआईआईज ने अगर हाथ पीछे खींच लिया ना, तो ये मार्केट कहाँ जाने वाली है किसी को कुछ नहीं पता। मार्केट और भी गिर सकती है और अभी मार्केट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो मेरी आपकी यही सलाह है कि अभी मार्केट में निवेश करने से बचना चाहिए। पर अगर आप फिर भी निवेश करना चाहते हो, वैसे मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा निवेश करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं है, किसी को भी कुछ पता नहीं है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। क्या पता कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो जाए 1 या 2 महीने बाद, तो वहाँ मार्केट को उठने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो
परफेक्टली तो कोई नहीं कह सकता कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कितना गिरेगा, क्या होगा, पर हम ये कर सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी गिरावट में अच्छे स्टॉक्स जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जिनमें कोई डेप्थ नहीं है, कर्जा नहीं है, या ज़्यादातर जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है इंडियन पर्सपेक्टिव से और ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है, उन स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हो। कोरोना के टाइम पे भी लोग एकदम से इतने डर गए थे, सेंसेक्स 40,000 से 25,000 तक पहुंच गया था, तो उस टाइम भी लोगों में काफ़ी डर था, और जिन लोगों ने उस डर को साइड में रखते हुए निवेश किया, वही लोग आज 200 से 300% प्रॉफिट बना रहे हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं बेचा ना, वो आज भी 200 से 300% प्रॉफिट में है। अगर विश्वास नहीं आता तो बजाज फाइनेंस उठा के देख लो, किसी ने अगर कोरोना के टाइम पे 1700 रुपये में इसे खरीद लिया होगा ना, तो आज वो 1700 छोड़ो 2000 में खरीद लिया होगा तो भी वो आज 5000 का है, मतलब 5000 से ऊपर चल रहा है, 9000 तक गया है। तो आप सोच के देखो कि इतना गिरने के बाद भी वो बंदा प्रॉफिट में ही है, लॉस में नहीं है। तो यही होता है, लॉन्ग टर्म निवेशक जो होते हैं ना, वो 1 दिन 2 दिन 10 3-4 महीने की गिरावट से घबराते नहीं है, रोज रोज मार्केट को देख के वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, वो पैसा कमाने में दिमाग लगाते हैं, मार्केट को मार्केट के हिसाब से चलने देते हैं। जब गिरावट होती है तब पैसा लगा दें, और जब 1-2 साल बाद जब मार्केट अच्छा ऊंचा पहुंच जाता है या ओवर वैल्यूड हो जाता है तब पैसा निकाल लेते हैं। यही सिस्टम होता है शेयर मार्केट में। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि थोड़ी थोड़ी गिरावट में, अभी सेंटीमेंट्स खराब है, यही वो टाइम होता है जब निवेशक आपको निवेश करना होता है। तो थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करते रहिए, आगे फ्यूचर में आप डेफिनेटली पैसा बना लोगे, ये मेरा मानना है। पर मैं 1 या 2 साल के लिए बोल रहा हूँ, 1 या 2 महीने के लिए नहीं। तो आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, जब भी पैसा बनेगा। ऐसे आपको बिल्कुल अभी हैंड टू हैंड कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इसलिए DIS पैसा लगा रही है तो वो भी पागल नहीं है, वो भी पैसा लगा रही है तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा रही है कि जब FIIs आएंगे तो मार्केट फिर ऑब्वियसली ऊपर उठने वाला है, और जब मार्केट ऊपर उठता है तो रिटेल निवेशक तो वैसे ही भागे भागे दौड़ के आते हैं। तो ये तो होना ही है, मार्केट ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलेगा। तो मेरी आपको पर्सनली यही सलाह है कि अभी थोड़ी थोड़ी डिप में बाय करते रहिए। कहाँ तक जाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता, और कब उठेगा ये मुझे भी नहीं पता, ना मैं कोई बता सकता है इस दुनिया में, कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ। तो अभी आप यही करिए, थोड़ा थोड़े डिप में परचेस करते रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब